नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रवासी साहित्यकार उषा राजे सक्सेना की लिखी हुई कहानी इंडो ब्रिटिश लड़की। उषा राजे सक्सेना जी प्रतिष्ठित पत्रिका पुरवाई की सह संपादिका रह चुकी हैं। वे ब्रिटेन की वरिष्ठ साहित्यकार हैं और उन्हें उनके साहित्य के लिए समय समय पर भारत एवं ब्रिटेन दोनों जगह सम्मानित किया जाता रहा है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ये क्या बाबा, इतनी बड़ी निंदनीय और त्रासद घटना पड़ोस में हो गई और तुम मुझे चुपचाप एक नन्हे बच्चे की तरह अपने कमरे में जाने को कह रहे हो। यू नो आई एम द ओनली आई विटनेस ऑफ दैट होल ड्रेडफुल इवेंट। एलोरा ने आग्नेय नेत्रों से अपने अचंचल और निष्प्रह हाथ में अखबार लिए कुर्सी पर बैठे सूटेड बूटेड पिता को क्रोध से देखते हुए कहा, जो उसे बचपन से आज तक अजनबी ही लगता रहा है। इसकी रिपोर्ट पुलिस में होनी चाहिए। कह देती हूँ, मैं खामोश नहीं रहूँगी। 15 वर्षीय किशोरी एलोरा ने जैसा दृश्य अभी अभी बस 20 मिनट पहले स्कूल से आते हुए अपनी मानसिक रूप से जरा कमज़ोर सहेली पारुल के साथ होते देखा था, वो किसी त्रासद निंदनीय टीवी सीरियल के दृश्य से कम नहीं था। एलोरा का किशोर मन एक ओर जहाँ कुछ भयभीत था तो दूसरी ओर कुछ इस तरह उत्तेजित था कि वो स्वयं को सही तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। जो कुछ उसने अपने असहाय सहेली के साथ होते देखा था, वही पशुवत, घृणित और निंदनीय दृश्य बार बार भीत चित्र की भांति उसकी आंखों के सामने आकर फ्रीज हो जाता। वे लोग अपराधी हैं, उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए। उसका मन सहेली की पीड़ा से संत्रस्त छटपटा रहा था। वो अपनी सहेली पारुल की मानसिक शांति और सुरक्षा के लिए शौंजोय काका और बिल को कटघरे में खड़ा देखना चाहती थी, लेकिन उसका पिन स्ट्राइप्ड डबल ब्रेस्टेड सूट में घुसा पिता उसे चुपचाप जाकर कायर की तरह निष्क्रिय अपने कमरे में बैठने को कह रहा है। कैसा है ये आदमी? अभी वही दृश्य यदि टीवी पर होता तो वो उत्तेजित होकर देखता भी जाता और किसी अदृश्य श्रोता को सुना सुनाकर अंग्रेज़ों को उनके असभ्यता, दुराचार, उच्छृंखलता और दिनों दिन उदार होते जा रहे परमिसिव सोसाइटी और कानून पर गालियाँ भी निकालता जाता। देवेन बोस अपनी लंदन में जन्मी पली बढ़ी 5 फुट 5 इंच की तंदुरुस्त किशोरी बेटी के 15 वर्षीय खूबसूरत युवती में विकसित हो रहे देह में अंग्रेज युवतियों वाले ठसकेदार क्रोध, तिलमिलाहट और निश्चय का बेबाक तुर्रा देखकर अंदर ही अंदर हिल उठे थे। उनका मन अजीब नर्वस तरंगों से भरभरा कर अर्राने लगा था। इस समय उन्हें अपनी पत्नी बेला की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी। ऐसे समय में बेला अगर आसपास होती तो भी वो अखबार देखते हुए लड़की को कुछ न कहकर पत्नी को ही रौब से डपटते। वास्तव में देवेन बोस आम एशियन मूल के लोगों की तरह हर प्रकार के पुलिस और कोर्ट कचहरी के झगड़ा झंझट से दूर ही रहना पसंद करते हैं। वे भीरुता की हद तक नम्र और शांतिप्रिय हैं। 20 वर्ष ब्रिटेन में रहने के बावजूद भी गोरे पुलिस ऑफिसर को देखते ही न जाने क्यों उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वे या तो अपना रास्ता बदल लेते हैं या अपनी सुरक्षा के लिए अंदर ही अंदर बिला वजह खुद को एक वकील की तरह तैयार करने लगते हैं। डबल ब्रेस्टेड पिन स्ट्राइप सूट, टाई और क्लार्क के जूतों में देवेन अपने लोगों पर वेल ड्रेस्ड एलीट साहब होने का ही प्रभाव डालना चाहते हैं। घर में भी वीकेंड पर वे सदा अपने साहबी लिबास में फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ते या कीमती क्रिस्टल कट ग्लास में विस्की सोडा पीते फ्रंट रूम में नज़र आते हैं। वे अपने देसी बंधुओं को सदा जरा नीची निगाह से भी देखते हैं, इसलिए वे उन्हें दोज इंडियंस या देम इंडियंस कहकर ही संबोधित करते हैं। उनसे बातें करते वक्त वो साधारण से साधारण बातों को ऐसे गंभीर, सारगर्भित, सांकेतिक, सूडो इंग्लिश एक्सेंट में बोलते कि उनके परिचित देसी लोग अचकचा कर उन्हें बहुत बड़ा अंग्रेजीता विद्वान सोचने समझने लग जाते। तुम्ही बाहिशे छोटो तोमार कोनो संबांधो एतने एलोरा। इस समय वे अपनी इंडो ब्रिटिश युवा बेटी के मनोविज्ञान को प्रभावित करने के लिए अपनी मातृभाषा खालिस कलकतिया बंगाली में बोले। आमी की छोटो थोड़ी बहुत बंगाली बोलने समझने वाली उनकी किशोरी बेटी एलोरा ने मुंह बनाते हुए उत्तेजित होकर गर्दन पर आगे की ओर झुकाए बालों को जरा जोर से झटका देते हुए पीछे की ओर फेंका। फिर तन कर सख्त आवाज़ में
अपनी ब्रिटिश टीचर मिस डनबार की तरह ठेठ ब्रिटिश एक्सेंट में बोली। बाबा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। पारुल पलंग पर चित्त पड़ी छटपटाती हुई हाथ पांव छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके स्कर्ट को ऊपर की ओर खींचकर सिरहाने खड़े बिल ने उसके दोनों हाथों को नीचे कसकर दबा रखा था और शॉन्जोय काका पैंट का बेल्ट खोलकर पारुल के निकर को नीचे की ओर सरकाते हुए उसके टांगों को घुटनों से दबाए उसके ऊपर झुका बैठा। उसे बस एला, बेटी को बीच में ही डपटते हुए देवेन जोरों से अंग्रेजी में चीखे। तुम्हें ये सब कुछ भी कहने सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम बड़े यहाँ पर हैं तो तुम्हें इन बातों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेफाली को इस तरह से किशोरी लड़की को घर में कुंवारे देवर के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सब शेफाली के इतना महत्वाकांक्षी और ज़रूरत से ज़्यादा अंग्रेजियत का फल है। ये सब कहते हुए उन्हें जरा भी ध्यान नहीं रहा कि वे स्वयं क्या हैं। उनके खुद का रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा लोगों पर क्या प्रभाव डालता है या लोगों के मन में उनकी क्या छवि है। क्या स्टूपिड बात करते हो बाबा? इस समय तुम्हें बाबा कहते हुए भी मुझे लज्जा आ रही है। घृणा और अवमानना से किशोरी एलोरा ने अपने पिता के मर्दाने हित दंभ दृष्टिकोण पर पैर पटकते कंधा उचकाते हुए आहत मधुमक्खी का सा डंक मारा। वो बचपन से ही बाबा के दोहरे मानदंड और विषम मनोवृत्तियों से कंफ्यूज्ड और आतंकित रही है। छोटी थी तो कभी कभी रूखी दम्भी बाबा उसे कहानियों में वर्णित फी फाय फो फम कहते हुए अत्याचारी दैत्य या सौतेले बाप ही लगते थे। बचपन के उसी भय से लड़ते लड़ते वो अब निर्भीक, निडर, विद्रोही, एकदम ब्रिटिश टीन एजर नज़र आती है। वैसे भी जिस निशंक, सुरक्षित, स्वतंत्र और उदार परिवेश में उसका व्यक्तित्व विकसित हो रहा था, उसका पूरा असर उसके उठ उठाव, बात व्यवहार, चाल ढाल में पूरी तरह से अभिव्यक्त होता है। वो खुद को ब्रिटिश इंडियन कहने में अजब सा सुख पाती है। एलोरा ने कभी अपने इंडियननेस को नकारा नहीं है, बल्कि स्कूल में दिवाली, दुर्गा पूजा और इंटरनेशनल इवनिंग की परंपरा उसी की नेतागिरी में डाली गई है। स्कूल में उसे एक अच्छी, रिस्पॉन्सिबल, इंटेलिजेंट छात्रा माना जाता है। वो अपने फार्म की कैप्टन है, साथ ही अपने साथ की लड़कियों की गाहे बगाहे काउंसलिंग भी करती है। बाबा का उसे बार बार बच्ची कहना कुछ इस तरह से घायल कर गया कि वो बाबा को क्षमा नहीं कर पा रही थी। अतः वो अपने परिपक्व होते किशोर व्यक्तित्व की सुरक्षा में उन्हें जितने व्यंग बाण निर्दयता से मार सकती थी, मार रही थी। तुम शेफाली आंटी को दोष दे रहे हो इसलिए कि उन्होंने उस गैर जिम्मेदार लंपट पति को 15 साल झेला, भारत में रहने वाले उनके दरिद्र परिवार को घर खर्च के पैसों में से कटौती कर भेज कर संभाला। वो बास्टर्ड शॉन्जॉय पारुल के मृत बाबा का छोटा भाई नहीं है क्या? तुम बजाय उस मैनकिन शॉन्जॉय को बुरा भला कहने के बदले शेफाली आंटी को बुरा भला कह रहे हो। ये कैसा पौरुषीय दम्भ से भरा स्टेटमेंट है तुम्हारा? क्या उस निकृष्ट जानवर शॉन्जॉय के निशंस अनैतिक व्यवहार को तुम अनदेखा नहीं करना चाह रहे हो? बोलो बोलो ना, उसने अपने पिता की आंखों में सीधा देखते हुए ललकारा। एलोरा को इस समय अपनी माँ बेला याद आई, जो सदा देवेन के हर सही गलत बातों को ऐसे गर्मा गर्मी के वक्त घर में शांति बनाए रखने के लिए चुपचाप अपने सिर पर ओढ़ लेती और फिर धीरे धीरे चुपके चुपके खामोशी से अपने व्यक्तिगत ढंग से ऐसी गंभीर गड़बड़ और त्रासद स्थितियों की सिकुड़नों पर पैबंद लगाती, स्त्री फिराती, देवेन के अहम को दुलराती है। वो बेला नहीं है, वो एलोरा है। न्याय और अन्याय के बटखरों को खूब अच्छी तरह पहचान कर बखूबी ठोक पीट कर उन्हें ठीक करना जानती है। इधर देवेन अपनी किशोरी लड़की के इस आक्रामक आक्षेप, कड़क तार्किक परिपक्व सत्य को सुनकर सकपका कर चकरा उठे। पत्नी बेला होती तो ऐसी परिस्थिति को काबू में करते हुए उनकी इज्जत बचा जाती। क्या करे वो, उनका दिमाग झंझना उठा। फिर भी वो खुद को संतुलित करते हुए बाप के बड़प्पन की चादर पूरी ताकत से फटकारते हुए सख्ती से बोले, एलोरा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम अभी बच्ची हो। तुम बार बार मुझे बच्ची कहकर मेरी बातों को उड़ा क्यों रहे हो? मैं बच्ची नहीं हूँ, किशोरी हूँ, युवा हूँ। अगले 2 सालों में मैं वयस्क होकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाऊँगी। एलोरा ने तनकते हुए पिता को अवमानना से देखते हुए आक्रामक स्वर में कहा। मैंने ही स्कूल से आते हुए उन दोनों हरामजादों को वो अमानवीय कुकर्म पारुल के साथ करते हुए देखा था। मेरे ही कदमों की आहट से वो दोनों कायर घबरा कर भागे थे।
देवेन लड़की के जवाब और शब्दावली से बुरी तरह बेचैन हो उठे। उनके पैरों का रक्त निचुड़ता जा रहा था, हृदय बुरी तरह धक धक कर रहा था। उन्हें पत्नी बेला का वहाँ न होना बुरी तरह खटक रहा था। बेला होती तो ऐसी कठिन परिस्थिति को जरूर ही कोई नया मोड़ देकर प्रसंग पलट देती। एलोरा, अभी तुम्हें इतनी समझ नहीं है, हो सकता है ये सब तुम्हारा भ्रम ही हो, और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो ऐसी किसी घटना को गहराई से समझ सको। तुम्हारे देखने में गलती हो सकती है। हो सकता है तुम्हारी दोस्त पारुल को उस समय फिट पड़ा हो और वो दोनों। एलोरा ने उन्हें बात पूरी नहीं करने दी। क्रोध से उसने उनके आधे वाक्य को झपटते हुए तीखे व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे समझ नहीं है, मेरी उम्र ही क्या है, पारुल को फिट पड़ा हो। मैं स्कूल में बायोलॉजी नहीं पढ़ती हूँ? मैं पुरुष और स्त्री के अंगों को नहीं पहचानती? उस मैनियाक के चेहरे पर जो भाव था वो मैं नहीं जानती क्या? उसने पिता को क्रोध और हिकारत से देखते हुए तन्नाए आवाज़ में आगे जोड़ा, बोलो, फिर वे दोनों भागे क्यों? मेरी आंखें कमज़ोर हैं क्या? रेशमा आंटी और पीटर हेनरिक ने उन दोनों को फेंस फांद कर तेज तेज भागते देखा है। उन लोगों ने संजय काका और बिल को आवाज़ भी लगाई, पर वे दोनों रुके नहीं। कायर अपराधी मुंह छिपाकर भाग गए। लड़की के विस्तृत ब्यौरे और वाक्पटुता से देवेन संकुचित, नर्वस और लज्जित हो रहे थे, अतः उन्होंने लड़की की बात पूरी तरह से नहीं सुनी। घबराहट के कारण उन्हें अपनी आवाज़ खोखली और थरथराती हुई लगी। फिर भी अपने बड़प्पन की कमान को साधे रखने की कोशिश करते हुए वे संतुलित और गंभीर आवाज़ में एलोरा को जरा समझाते धमकाते हुए बोले, देख बेटी, बात को समझ। इस बात को हमें घर परिवार से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। तुम चुपचाप इस दुखद घटना को खामोशी से भूल जाओ। हम बड़े इस बात को आपस में डील कर लेंगे। शौंजाए को भी हम अच्छी तरह फटकार देंगे। इस अशोभनीय बात के बाहर जाने से हम सबकी बदनामी होगी, जग हंसाई होगी। अंग्रेज हमें वैसे ही अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। बदनामी और जग हंसाई पर जरा जोर देते हुए वस्तु स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने एलोरा को समझाना चाहा। उन्हें फिर पत्नी बेला की याद आई। वो होती तो परिस्थिति को हाथ से बाहर जाने देती क्या? ये लड़की तो स्प्रिंग बोर्ड की तरह ऊंची और ऊंची उछलती जा रही है। जग हंसाई, बदनामी, पारुल की बदनामी, संजय काका की बदनामी, मेरी बदनामी? किसकी बदनामी की बात कर रहे हो? जानते हो अपराधी के अपराध को छिपाना कितना बड़ा जुर्म है। मैं संजय के बच्चे की रिपोर्ट करके रहूँगी। और बाबा? देवेन के व्याकुल चेहरे और माथे पर आए पसीने को देखकर उसने जरा सहज करने के लिए थोड़ी नरमी से कहा, तुम उस संजय काका को नहीं जानते। वो सिर्फ तुम लोगों के सामने बस विनीत और सभ्य बना फिरता है, वरना उस जैसा हरामी काला कुत्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वो केवल लड़कियों को छेड़ता ही नहीं, उनका घेराव करके उन्हें तरह तरह से पीड़ित भी करता है। ओरे बाबा, ये मेरी किशोरी लड़की तो बड़ा उपद्रव करती है। देवेन मन ही मन बुरी तरह विचलित हो रहे थे। लड़की का इस तरह तेज तर्रार सवाल जवाब कर लेना उन्हें एक तरफ बेचैन कर रहा था तो दूसरी तरफ न जाने कैसा सुख भी दे रहा था। बेला ने लड़की का लालन पालन समय के हिसाब से शायद अच्छा ही किया है, उन्होंने सोचा। ये लड़की तो खूब अच्छी वकील बनेगी। उनके अचेतन मन में दबा कोई सपना अंकुरित होता दिखा, पर फिर पल भर बाद ही बेटी का घायल सिंगनी सा गरजता क्रोध देखकर वे इस तरह बौखला उठे कि उन्हें अपनी सांस रुकती सी लगी। बेला की अनुपस्थिति उन्हें नागफनी के नुकीले कांटे से चुभ रही थी। बेला को भी इसी समय जाना था। उसने वक्त भी कैसा चुना, सारा दायित्व मुझ पर छोड़कर कोलकाता जाने के लिए। वे झल्लाए, झींके, पर फिर उन्होंने अपनी सारी शक्ति को बटोरते हुए एक बार फिर अपनी मध्य वर्गीय संकीर्ण सोच समझ का प्रयोग कर एलोरा को समझाना चाहा। जाने क्यों एलोरा के तर्क वितर्क अब उन्हें नर्वस करने के साथ साथ कुछ कुछ गर्वित भी करने लगे थे। एली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वे लोग हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। इससे कई जिंदगियां खराब होंगी। लोग तुम पर भी कीचड़ उछालेंगे। सोशल वर्कर, पुलिस, कोर्ट कचहरी सब इन्वॉल्व होगा। नहीं, हम लोगों को इस सब से दूर रहना चाहिए। कोर्ट कचहरी में बड़ी छीछालेदर होती है बेटी। और ये अंग्रेज, ये गोरे लोग हमारे साथ भला न्याय करेंगे? देवेन ने अपनी उमंगती थरथराती आवाज़ को साधने का प्रयास किया। ये लड़की अनायासी उपद्रव नहीं कर रही है। इसकी बातों में कानूनी दांवपेच और दमखम है, वो सोचने लगे। आज तक उन्होंने अपनी इस अपरिचित सी युवा होती किशोरी बेटी के साथ इतनी बातें, और वो भी आमने सामने, कभी नहीं की थी। लड़की के पालन पोषण का विभाग बेला का था।
घर गृहस्थी औरतें ही चलाती हैं। उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार ये सारा बंटवारा घर गृहस्थी बनाने से पहले ही बेला के साथ कर लिया था। कोट पैंट टाई में हर पहर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट से दिखने वाले देवेन बोस ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उनके घर में ऐसी कोई विस्फोटक स्थिति आएगी। खुद को संयत करने के लिए उन्होंने टाई की नॉट को कसते हुए कोट के तीसरे बटन को अनायास ही खोल दिया। देवेन जाने कैसी बेचैनी महसूस कर रहे थे, अतः उन्होंने तोंद पर से जरा नीचे सरक आए पैंट को थोड़ा ऊपर की ओर खींचकर खुद को संयत किया। यह भयंकर विस्फोटक स्थिति उनके अंदर अजब सी भय मिश्रित थरथराती उत्तेजक गर्म और ठंडी लहरियां पैदा कर रही थी। उन्हें यह भी नहीं पता चल रहा था कि वे हर्षित हैं या उद्वेलित हैं। निश्चय ही ये तेज तर्रार बिजली का करंट मारती लड़की भविष्य में उस लड़के की कमी पूरी करेगी जो पैदा होते ही उन्हें देखे बिना आंख मूंद कर दुनिया से चला गया। उन्हें लगा बेला की अनुपस्थित में बेटी से उनका यह कोई नवीन मित्रवत संबंध विकसित हो रहा है। कोई शीतल हर्ष लहरी उन्हें अंदर ही अंदर हुलसा रही थी। ये कल की लड़की कैसे उनके पुरुष अहम को बार बार ललकारती है। उन्होंने दुलराती हुई कोमल दृष्टि एलोरा पर डाली। आखिर ये उन्हीं की बेटी है, उसे ऐसा ही होना चाहिए। वो महसूस कर रहे थे कि उनके अवचेतन मन की कुंठित अभिलाषाएं उनकी ये बेटी एलोरा भविष्य में निश्चय ही साकार करेगी। वो भी तो वकील बनना चाह रहे थे, पर परिवेश के दबाव और तनाव ने उन्हें विकसित होने का मौका ही कहाँ दिया। वो तो बस अभावों के अनुसार परिवेश के बीच दबकर रह गए। फिर कुछ बड़े होने पर सज्जन और सभ्य दिखने के लिए मुंह पर गंभीरता का मुखौटा लगा वो एक भीरू पुरुष बन गए। उन्हें फिर बेला की याद आई। बस वही तो उनके मन को ठीक से समझ पाती है। तुम मेरी समझ में एकदम नहीं आ रहे हो बाबा। लगता है तुम एकदम कंफ्यूज और नर्वस हो रहे हो। इसमें अंग्रेज और इंडियन की क्या बात है? क्या अंग्रेज हमारी तरह इंसान नहीं? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि बलात्कार अंग्रेजों की सभ्यता है? क्या हम अन्यायियों के देश में रह रहे हैं? क्या ये देश सिर्फ उनका ही है, हमारा नहीं है? अभी देवेन बोस ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वो फिर बोल पड़ी। हम ब्रिटिश ट्रेजरी को टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस नहीं देते क्या? हम न्याय के लिए किसी और देश जाएंगे क्या? फिर उसने पिता को समझाते हुए कहा, बाबा हम इस देश के बाशिंदे हैं और यही हमारा देश है। यहीं का कानून हमें न्याय देगा, हमारी रक्षा करेगा। हमें अपनी आवाज़ दबानी नहीं, उठानी होगी। तभी तो इस देश में, इस समाज में लोग हमें जानेंगे कि हम उन्हीं की तरह इसी देश के टैक्स पेइंग नागरिक हैं। हम यहाँ के अतिथि नहीं हैं, हम यहाँ के रेजिडेंट हैं। तुम नहीं समझ सकती हो, ये बहुत महीन बात है। शॉनजॉय तो फंसेगा, पर बिल अंग्रेज होने के नाते छूट जाएगा। तमाम कोशिशों के बावजूद भी देवेन अंग्रेजों से अनायासी भयभीत होने की अपनी औपनिवेशिक गुलाम मानसिक दासता और भीरुता को इस निष्कपट तेज तर्रार निडर लड़की से छिपा नहीं पा रहे थे। एलोरा फिर बिखर पड़ी। क्यों छूट जाएगा बिल? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कानून बिल की उपस्थिति को नकार देगा, बावजूद इसके कि वो शॉनजॉय काका का इस अनैतिक कार्य में नंबर 1 का एलआई है? दोनों ही पारुल को रेप करने की कोशिश में थे। मुझे तो बाबा तुम भी अप्रत्यक्ष रूप से शॉनजॉय काका के एलआई लग रहे हो। तुम्हारी हर बात ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि शॉनजॉय काका के कुकृत्य को किसी तरह अनदेखा कर दिया जाए। कैसी है ये सहानुभूति तुम्हारी बदचलन अपराधी शॉनजॉय काका के साथ, और कैसा है ये कॉम्प्लेक्स तुम्हारा गोरे रंग के साथ? बाबा अब मैं तुम्हें साफ बताती हूँ, एलोरा ने पिता के बदलते तेवर को पहचान कर फैसला सुनाते हुए कहा। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, पुलिस के पास रिपोर्ट तो पारुल ही लिखाएगी, क्योंकि विक्टिम वो है। मैं उसे पूरी तरह सपोर्ट करूँगी, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं आई विटनेस हूँ। मुझे सोशल वर्कर, पुलिस, कोर्ट कचहरी, वकील किसी से डर नहीं लग रहा है। वे लोग पारुल और मुझसे सहानुभूति रखते हुए केस लड़ने के लिए लीगल एड देंगे। ज़रूरत हुई तो मैं खुद पारुल की ओर से केस लड़ूंगी। मैं तुम्हें निश्चित ही बताती हूँ, मुझे सच का साथ देते हुए कभी डर नहीं लगता है। अगर मुझे कभी डर लगता है तो ऐसे अपराधियों से जिन्हें तुम जैसे भीरू स्वभाव वाले लोग बेहूदे सामाजिक भय के कारण उन्हें कुत्ते से भेड़िया बनाने में सहायक होते हैं। अगर शॉनजॉय काका को कोई सज़ा नहीं मिलती है तो ज़रूरी एक दिन वो यॉर्कशायर रिपर पीटर सटक्लिफ अर्थात इंग्लैंड का कुख्यात रेपिस्ट जिसने 11 रेप किए की तरह सारे देश में आतंक फैलाता हुआ घूमेगा। मेरी समझ नहीं आता,
लड़कियों के मानसिक संतरास को, समस्याओं को, भावनाओं को न समझने की, उन्हें महत्व न देने की ये कैसी परंपरा तुम आज भी 21वीं सदी में चलाए जा रहे हो? अभी आप सुन रहे थे उषा राजे सक्सेना जी की लिखी हुई एक सशक्त कहानी, इंडो ब्रिटिश लड़की। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।